असंभव, बिल्कुल असंभव। मैं बहुत सावधान रहा हूं कि दुश्मन को यहां न लाऊं। करण भाई चिंतित था और जल्दी से अपना बचाव करने लगा। न केवल उस गुप्त मार्ग के बारे में कोई नहीं जानता था जिसमें वह घुसा था, बल्कि अगर किसी ने उसका पीछा किया भी होता तो उसने निश्चित रूप से उसे खोज लिया होता। वह पेशेवर रूप से प्रशिक्षित था और उसके पास उस स्तर की सतर्कता थी। मरो, K8 ने ठंडक से कहा, सीधे करण भाई को मौत की सजा सुना दी। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती, मैं अभी भी उपयोगी हूँ। करण भाई घबरा गया, आतंक में पीछे की ओर लड़खड़ाया। वो इस तरह मरना नहीं चाहता था। बच्चे को खोना, ठिकाने को नष्ट करना, मैं उस जिम्मेदारी को नज़रअंदाज कर सकती हूँ। आखिरकार तुमने अकेले ही काफ़ी सारे गुप्त सदस्यों को संभाला है। तुम्हें मारना संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण नुकसान होगा, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और तुम्हें बिल्कुल भी दुश्मन को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। K8 करण भाई को मारने के लिए दृढ़ थी। अगर करण भाई मर जाता तो वे किसी और को उसका काम संभालने की व्यवस्था कर सकते थे। लेकिन करण भाई ने जो अपराध किया था उसे कड़ी सजा मिलनी ही थी। K8 के गुप्त स्थान के उजागर होने से कई समस्याएं पैदा होंगी, इसलिए करण भाई को कीमत चुकानी ही पड़ी। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो सपने देखती रहो। करण भाई का चेहरा विकृत हो गया। वह जानता था कि उसने इस बार एक बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन वह भाग्य के आगे झुकना नहीं चाहता था। बुरे से बुरा वह भाग कर जिएगा। अपने संपर्कों और शक्ति के साथ सावधानी से जीवित रहना अभी भी संभव था। उसने संगठन को वर्षों की सेवा दी थी, महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इस तरह स्वेच्छा से नहीं मरेगा। क्या वह K8 के हत्यारों से बच सकता है या नहीं, यह उसे स्पष्ट नहीं था, लेकिन वह कोशिश करना चाहता था। उसकी K8 के साथ आमने सामने लड़ने की कोई योजना नहीं थी। वह जानता था कि वह बिल्कुल भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता, उसके पास इतनी आत्म जागरूकता थी। तो करण भाई मुड़ा और भागा, इस मुसीबत की जगह को छोड़कर एक नई योजना बनाना चाहता था। भागना चाहते हो? हाँ हाँ, K8 ने एक व्यंग्यात्मक हंसी छोड़ी। उसका शरीर एक भूत की तरह तेजी से आगे बढ़ा। 3 सांसों में उसने करण भाई को पकड़ लिया, उसकी गर्दन पर एक शक्तिशाली प्रहार किया। हड्डी और मांस के टूटने के साथ करण भाई जमीन पर गिर गया। उसकी 7 इंद्रियों से खून बह रहा था और आंखें मौत में खुली की खुली रह गईं। वीर और अदिति छोटी इमारत में दाखिल हुए। उन्होंने आसपास की निगरानी की परवाह नहीं की। उनका इरादा करण भाई के बॉस से निपटने के लिए एक त्वरित लड़ाई का था। यह निश्चित रूप से एक बड़ी पकड़ थी। बुरा नहीं है, अपने ही आदमी के खिलाफ तेज और साफ, वीर की ठंडी आवाज हवा में तैर गई। K8 ने प्रकट हुए वीर और अदिति को देखा, अपनी नज़र मुख्य रूप से वीर पर केंद्रित की। असल में उसने और करण भाई ने थोड़े समय के लिए ही बात की थी। अगर उसने उस समय का उपयोग पीछे हटने के लिए किया होता तो शायद K8 पहले ही भाग चुकी होती। लेकिन वह भागी नहीं। उसकी हड्डियों में एक कड़वाहट गहरी थी। 12 में से K1 से K12 तक, K12 के साथ उसके सबसे अच्छे संबंध थे। बदले के विचारों के साथ वह एक पल के लिए हिचकिचाई। व्यक्तिगत रूप से वीर को खत्म करना चाहती थी और इसने वीर और अदिति को पर्याप्त समय दे दिया। तो तुम K8 हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी मछली पकड़ में आएगी। क्या सुखद आश्चर्य है। अदिति की आंखें खुशी से चमक उठीं। वह स्वाभाविक रूप से K8 के बारे में सारी जानकारी जानती थी, कुछ ऐसा जिससे वीर पूरी तरह से अनजान था। K8 ने अदिति पर एक नज़र डाली, फिर वीर को देखा, अर्थपूर्ण ढंग से कहा, तुम वीर हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे ही हाथों के 12 गिरी थी, है ना? तो क्या अगर हाँ, तो क्या अगर नहीं? वीर ने ऐसे सवाल का जवाब देने पर उपहास किया। काफी घमंडी हो, है ना? मुझे खुद देखना होगा कि तुम किस चीज से बने हो। K8 की नज़र भयंकर थी, जानलेवा इरादे से भरी हुई जब उसने वीर पर हमला किया। मेरे पास तुम्हें संभालने के लिए पर्याप्त से अधिक है, वीर ने लापरवाही से कहा। अज्ञानी मूर्ख, मरने के लिए तैयार हो जाओ। K8 अत्यंत क्रोधित थी। हाँ हाँ, वीर ने तिरस्कार से सिर हिलाया। K8 की बातों को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। अदिति ने किनारे से तमाशा देखा। हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। वह जानती थी कि वीर K8 को आसानी से संभाल लेगा। वीर, बहुत जोर से मत मारना, उसे मार मत देना। अदिति को सच में चिंता थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसने तुरंत उसे याद दिलाया। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वीर ने लापरवाही से कहा। तुम सबसे घमंडी कमीने हो जिसे मैंने कभी देखा है। K8 इस तरह के तिरस्कार को सहन नहीं कर सकी। उसके लिए यह एक खुला अपमान था। वो उछली, उसकी लातें विनाशकारी बल से युक्त थीं, उसके पैर मिसाइलों की तरह एक द्रुतशीत जानलेवा इरादा छोड़ रहे थे। एक धीमी धमक के साथ वीर की मुट्ठी K8 के पैर के तलवे से टकराई। एक चुभने वाला दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। आह! K8 दर्द में चिल्लाई। अचानक महसूस हुआ कि उसकी हड्डियां एक दूसरे से तीव्रता से पीस रही हैं, असहनीय चटकने की आवाजें कर रही हैं। उसका पूरा पैर सुन्न हो गया था, जैसे कि उसने सनसनी खो दी हो।
दर्द से अभिभूत उसने अपने दांत कसकर भींच लिए, उसका शरीर अस्थिर था और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी। इस क्षण वीर को देखते हुए उसका भाव अत्यधिक सदमे में बदल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वीर इतना मजबूत हो सकता है। वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि वह कितनी मजबूत है, लेकिन वीर के हाथों में वह इतनी बुरी तरह से गिरी। ये परिणाम कुछ ऐसा था जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि के 12 उसके हाथों हार गई। अब समझ में आया। के 8 को अचानक बहुत कुछ समझ में आ गया, लेकिन अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अगर उसे पहले पता होता तो वह भागने के लिए कुछ भी करती और निश्चित रूप से वीर को उकसाती नहीं। उसे ये भी समझ में आ गया कि करण भाई और अन्य लोग क्यों विफल हुए। उनका सामना एक दुर्जेय दुश्मन से हुआ था। अदिति ने नज़र में आए एक निगरानी कैमरे पर एक उत्तेजक नज़र डाली, फिर के 8 को पकड़ लिया। एक आलीशान संपत्ति में एक चमकदार नीली पोशाक में एक महिला ने अपने हाथ में शराब का गिलास कुचल दिया। वह रक्त कपाल थी, गहराई से छिपी हुई, कोई भी उसका चेहरा या पहचान नहीं जानता था। रक्त गुलाब संगठन की एक मुख्य सदस्य माया उसके बगल में खड़ी थी, दोनों के 8 के पकड़े जाने के दृश्य पर हैरान थीं। जब से मैंने ये काम संभाला है, चीजें ज्यादातर सुचारू रही हैं, लेकिन इस बार मुझे इतनी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा है। के 12 और के 8 मेरे दाहिने और बाएं हाथ थे, और अब मैंने उन्हें ऐसे ही खो दिया है। रक्त कपाल का सुंदर चेहरा घृणा और अनिच्छा से भरा था। वह आदमी वास्तव में एक दुर्जेय दुश्मन है। अगर हम उससे फिर से मिलते हैं तो हमें बेहद सतर्क रहना होगा, वरना हमें भारी नुकसान होगा, माया ने कहा, अभी भी कुछ डर पाले हुए। अनुसंधान संस्थान की घटना के बाद से, जहां एक निश्चित मिशन महत्वपूर्ण बदलाव में समाप्त हुआ, वह वीर पर कड़ी नजर रख रही थी। क्या तुमने उसकी पहचान का पता लगाया है? रक्त कपाल ने पूछा। सभी चैनलों को सक्रिय कर दिया गया है, लेकिन उसके बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है। चाहे भाड़े के सैनिक हों या गुप्त बल, इस व्यक्ति के बारे में कोई खबर नहीं लगती है, माया ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। जांच जारी रखो। मैं यह मानने से इनकार करती हूं कि हम उसकी जानकारी नहीं पा सकते। रक्त कपाल ने हल्की मुस्कान दी, उसकी आंखों में एक जानलेवा इरादा उभर आया। कमजोर नस हमेशा घातक होती है, और आन्या सिंघानिया उसकी कमजोर कड़ी है। मुझे विश्वास नहीं है कि हम उसे मार नहीं सकते। रक्त कपाल के लिए वीर पहले से ही उसकी मौत की सूची में था। उसने उसके मिशनों को बार बार विफल किया है, और ऐसे व्यक्ति को मरना ही होगा। के 8 के नाम से जाने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े की तलाश में एक मानव तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें के 8 सहित कुल 36 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 26 बच्चों को बचाया गया है, जिसमें डिटेक्टिव कैप्टन अदिति चौहान ने अकेले ही अड्डे में घुसकर उत्कृष्ट योग्यता हासिल की है। यह माना जाता है कि पुलिस के प्रयासों से और भी छिपे हुए अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। ये सनसनीखेज समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया, जो जनता के बीच एक गर्म विषय बन गया। गोदाम के चारों ओर पुलिस बलों ने नाकाबंदी बनाए रखी, और एक भयंकर गोलीबारी के बाद गोदाम के अंदर के सभी खतरनाक तत्वों को बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया था। हाल ही में सभी लापता बच्चों को बचा लिया गया, और अदिति चौहान एक राष्ट्रीय नायिका बन गई। समाचार रिपोर्टर लाइव प्रसारण कर रहे थे। गोदाम की गोलीबारी के बाद के युद्ध क्षेत्र को पृष्ठभूमि के रूप में उपयोग करते हुए बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। यदि अपराधियों के शवों को साफ नहीं किया गया होता तो यह और भी विभत्स होता। माता पिता के अपने बच्चों के साथ आंसू भरी पुनर्मिलन के दृश्य बार बार सामने आए। इन दृश्यों को कैद करना एक पल में पत्रकारों के लिए ध्यान का केंद्र बन गया। मैडम, आपका बच्चा कितने समय से लापता था? पत्रकारों ने एक के बाद एक सवाल दागे, और साक्षात्कार देने वाले माता पिता आंसुओं से भरे हुए थे, पुलिस के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे थे। संस्कार विद्यालय के प्रवेश द्वार पर एक कार धीरे धीरे आकर रुकी, जिसमें 3 लोग थे, वीर, अदिति और के 8। बाहरी दुनिया से प्रशंसा और चर्चा की लहर रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से अदिति को स्थिति से अवगत करा चुकी थी। अदिति का चेहरा अत्यंत कड़वा था, पित्त निगलने से भी अधिक कड़वा। सच तो यह है कि वह इस तरह की प्रशंसा से सुन्न हो चुकी थी। वीर से मिलने के बाद से उसे कई अवांछित श्रेय मिले थे, साथ ही इस तरह की बहुत सारी प्रशंसा भी मिली थी। जो लोग नहीं जानते थे वह ये था कि यह सब उसकी उपलब्धि नहीं बल्कि वीर की थी। इसके लिए अदिति केवल निराश महसूस कर सकती थी। वीर की उपलब्धियों के सामने खड़ी होकर और सभी जबरदस्त प्रशंसा का आनंद ले रही थी। तो ये है वो अदिति चौहान जिसे सब जानते हैं, सच में ज्ञानवर्धक। के 8, अब स्वतंत्रता से वंचित, ने एक व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। भले ही उसके मन में 1000 शिकायतें हों, उसे अपनी लापरवाही के परिणामों को स्वीकार करना पड़ा। वह जानती थी कि वह मर चुकी है, और यद्यपि उसे कोई डर नहीं था, उसने एक हत्यारा बनने के बाद से ऐसे दिन के लिए तैयारी की थी, ऐसे अंत की आशंका की थी। चुप रहो, एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी, अदिति ने डांटा। हे, के 8 ने एक कड़वी हंसी छोड़ी। मैं अब चलता हूँ, आन्या मेरा इंतजार कर रही है।
वीर कार से बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। जरा रुको, लगभग एक साथ अदिति और K8 दोनों ने कहा। क्या कोई और बात है? वीर ने K8 पर एक नज़र डाली और फिर उसे अनदेखा कर दिया, अपना ध्यान अदिति पर केंद्रित किया। हाँ, एक बात है जिसमें मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। जब मुझे तुम्हारी आवश्यकता होगी तो मैं संपर्क करूंगी, अदिति ने बिना किसी छिपाव के सीधे सीधे कहा। K8 से उपयोगी जानकारी निकालने के लिए मुझे अभी भी तुम पर निर्भर रहना होगा। वह जानती थी कि K8 का मुंह प्रीति की तरह बहुत तंग था। पूछताछ से कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिलेगी और यह उल्टा पड़ सकता है, जैसा कि प्रीति की घटना के साथ हुआ था। बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करने के लिए वीर के चिकित्सा कौशल पर निर्भर रहने से अविश्वसनीय प्रभाव पड़ सकते हैं। समय आने पर बात करेंगे। वीर ने न तो इनकार किया और न ही सहमति दी। मेरे मुंह से कुछ उपयोगी निकालने के लिए तुम बेहतर है कि उस उम्मीद को छोड़ दो। K8 ये जानते हुए कि वह मर चुकी है, पूरी तरह से निडर थी। उसने वीर को एक जटिल नज़र से देखा। तुम ही हो जिसने K12 को पकड़ा था, तुमने उसके साथ क्या किया? वीर ने K8 को रुचि के साथ देखा, बिना कोई जवाब दिए कार से बाहर निकल गया। तुम? K8 गुस्से में थी, महसूस कर रही थी कि वीर का उसके प्रति रवैया बहुत ठंडा था, जिससे वह नाराज थी। जब उसने सोचा कि वह एक कैदी बन गई है, अब वह जीवन और मृत्यु पर अधिकार रखने वाली K8 नहीं रही, तो उसकी ठंडी आंखें उदास हो गईं। तमीज से रहो, अगर तुमने मेरे कान में भिनभिनाने की हिम्मत की तो तुम पछताओगी, अदिति ने तिरस्कार से कहा। क्या मजाक है? अगर तुम में मुझे हिलने से रोकने की क्षमता है तो मुझे बोलने से रोकने की भी क्षमता रखो, K8 ने उपहास किया। ऐसी बेशर्म मांग ये पहली बार है जब मैंने सुनी है। चूंकि तुम्हारी यह इच्छा है तो मैं इसे पूरा करूंगी। अदिति मुड़ी, एक मुक्का उठाया और सीधे K8 के मुंह पर मारा। अब K8 बोल नहीं सकती थी, उसके मुंह से खून बह रहा था। K8 ने अदिति को घृणा से घूरा, उसका मांस खाने और उसका खून पीने के लिए उत्सुक। अब तमीज से हो, है ना? मेरे कानों को आखिरकार कुछ शांति मिली, अदिति ने गर्व से मुस्कुराया। इस समय आकाश धुंधला हो रहा था, रोशनी की हल्की चमक चारों ओर फैल रही थी। प्रधानाचार्य वीना वीर को देखकर प्रशंसा के साथ उसका स्वागत करने के लिए तेजी से गईं, बोली, श्रीमान वीर, आप वापस आ गए। वह जानती थी कि वीर बुरे लोगों का पीछा करने के लिए अदिति के साथ गया था। अब जबकि खलनायक पकड़े गए और बच्चे बचा लिए गए, वह केवल यह मान सकती थी कि इसका श्रेय अदिति को जाता है। जबकि समाचार अदिति की बहुत प्रशंसा कर रहे थे, वह जानती थी कि 4 लड़कियों को बचाने में ये ज्यादातर वीर था जिसने निर्णायक भूमिका निभाई थी। अदिति ने केवल सहायता की थी। उसने अपनी विशाल कल्पना का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया कि वीर एक विनम्र व्यक्ति था, कोई ऐसा व्यक्ति जो छाया में रहते हुए अच्छा काम करता था, दूसरों को अपने काम का श्रेय लेने देता था। प्रधानाचार्य वीना, आन्या कहाँ है? वीर ने पूछा। जब से वह गया था, आन्या संस्कार विद्यालय में इंतजार कर रही थी, हवेली वापस नहीं लौटी थी। मनोरंजन पार्क में वह बच्चों के साथ रात का खाना खाने के बाद आपका इंतजार कर रही थी, प्रधानाचार्य वीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये देखते हुए कि वीर ने अध्यक्ष महोदया को आन्या कहकर संबोधित किया, वह और भी आश्वस्त हो गई कि अध्यक्ष महोदया और वीर के बीच असामान्य संबंध थे। मैं उसे खोजने जाता हूँ। वीर जाने वाला था। प्रधानाचार्य वीना ने जल्दी से कहा, श्रीमान वीर, मुझे रास्ता दिखाने दीजिए। आपको कई रास्तों से गुजरना होगा और यहाँ पहली बार होने के कारण आप खो सकते हैं। बहुत धन्यवाद, वीर ने जवाब दिया। आप बहुत दयालु हैं, श्रीमान वीर। आपने 4 लड़कियों को बचाया, आप हमारे उपकारी हैं। प्रधानाचार्य वीना ने ईमानदारी से मुस्कुराया। यह मेरा कर्तव्य था, वीर ने लापरवाही से जवाब दिया। मनोरंजन पार्क संस्कार विद्यालय के मध्य और प्राथमिक विद्यालय वर्गों के बीच स्थित इस समय खाली था। लॉन पर आन्या सिंघानिया के बगल में 4 बच्चे बैठे थे, गुड़िया, भोलू, छोटू और मीशा। अध्यक्ष दीदी, मैं अब गोद नहीं लेना चाहती। मैं केवल स्कूल को अपना घर मानना चाहती हूँ। क्या ये ठीक है? मीशा ने सावधानी से पूछा। इतने सारे भाई बहनों के साथ गोद लिया जाना दुर्लभ लग सकता है, जैसे बुरे लोगों के साथ आपकी मुठभेड़ दुर्लभ है। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि इस दुनिया में बुरे लोगों से ज़्यादा अच्छे लोग हैं और बुरे लोग बस एक छोटी सी अल्पसंख्यक हैं, आन्या ने आश्वस्त किया। एक घर होने का मतलब है नए परिवार और दोस्त पाना, जो लंबे समय में आपके विकास के लिए फायदेमंद होगा। यामिनी के परिवार के साथ हुई घटना ने मीशा पर एक निश्चित छाया छोड़ दी थी। वास्तव में संस्कार विद्यालय के बच्चों को शायद ही कभी गोद लिया जाता था। अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को पालना पसंद करते हैं और उन लोगों में जो जैविक रूप से संबंधित नहीं बच्चों को गोद लेने का ज्ञान रखते हैं बहुत कम हैं। एपिसोड 173 फेरिस व्हील पर 2 दिल। अध्यक्ष दीदी जो कह रही हैं उसमें कुछ तो बात है, मीशा ने कुछ कुछ समझते हुए सिर हिलाया।
असल में वो अपने दिल में समझती थी कि यामिनी और दिनेश द्वारा गोद लिए जाने के बाद वो बहुत खुश थी। इतने सारे बच्चों के बीच गोद लिए जाने का मतलब था कि वो अभी भी सबसे अच्छी थी, भले ही इसका अंत दुखद हुआ हो। गोद लेने वाले माता पिता निश्चित रूप से उसी बच्चे को चुनेंगे जिससे वे संतुष्ट हों। मीशा दीदी, मैं भी चाहता हूं कि कोई मुझे गोद ले, पर लगता है मुझ पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। उम्मीद मत हारो और निराश मत हो, भोलू ने मीशा को दिलासा दिया। छोटू एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर घबराते हुए क्षमा मांगी। मीशा दीदी, मैंने आपके बारे में शिकायत की थी, कहा था कि आप बुरे लोगों के साथ थीं, कृपया इसे दिल पर मत लेना। कोई बात नहीं, मैं भी खुद को दोष देती हूँ, मीशा खुशी से मुस्कुराई। सारे बुरे लोग पकड़े जा चुके हैं, चलो अब उदास नहीं होते, खुश रहते हैं। गुड़िया मासूमियत से हंसी। असल में गोद लिए जाने या न लिए जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आन्या सिंघानिया ने उन चारों को देखते हुए धीरे से कहा, संस्कार विद्यालय में तुम सब बड़े होगे, इतने सारे भाई बहनों के साथ तुम अकेलापन महसूस नहीं करोगे। सही कहा, हमें अध्यक्ष दीदी की बात पर विश्वास करना चाहिए, गुड़िया ने खुशी से कहा। देखो, बुरे लोगों को पकड़ने वाले बड़े भैया आ गए, भोलू ने वीर की ओर इशारा करते हुए उत्साह से चिल्लाया। वीर ने गुड़िया और बाकी बच्चों से घिरी उस खूबसूरत परछाई को देखा और उसका दिल गर्मजोशी से भर गया। बड़े भैया, आपने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? ये रात का खाना अध्यक्ष दीदी ने हमारे हाथों आपके लिए तैयार करवाया है, छोटू ने जोर से कहा। बड़े भैया, आप यह मत कहना कि आपने पहले ही खा लिया है। अध्यक्ष दीदी ने ये खाना खास आपके लिए तैयार किया है, भले ही आपने खा लिया हो, आपको इसे खत्म करना ही होगा। गुड़िया खड़ी हुई और वीर को खींचकर लॉन पर बिठा दिया। गुड़िया और दूसरे बच्चों के उत्साह को देखते हुए वीर ने गंभीरता से कहा, मैंने अभी तक नहीं खाया है, सही समय पर आया, मुझे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। वीर और आन्या ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा, बिना कुछ बोले। बड़े भैया, ये हमारे भोजनालय का खाना है, ये बहुत स्वादिष्ट है। छोटू ने मांस के व्यंजनों का डिब्बा खोलने में मदद की। वीर ने अभी एक निवाला ही लिया था कि गुड़िया ने असंतोष से मुंह फुलाया और गुस्सा होने का नाटक किया। बड़े भैया, आप बिल्कुल भी सज्जन नहीं हैं। अध्यक्ष दीदी ने आपके लिए खाना छोड़ा और आपने धन्यवाद कहे बिना ही खाना शुरू कर दिया, यह सही नहीं है। वीर ने गुड़िया और दूसरों पर एक नज़र डाली, उन्हें धन्यवाद दिया और फिर गंभीर स्वर में कहा, धन्यवाद। जल्दी खाओ, मुझे पता है तुमने अभी तक नहीं खाया है। आन्या मुस्कुराई, वह वीर को समझती थी, बच्चों की तलाश में व्यस्त होने के कारण खाने का समय नहीं था, इसलिए उसने पहले से तैयारी कर ली थी। बड़े भैया, आप बहुत अच्छे हैं, चारों बच्चे खुशी से हंसे। क्या मैं अब खा सकता हूँ? वीर ने अपनी चॉपस्टिक हिलाई, सावधानी से पूछा। हाँ, बड़े भैया, जल्दी से खा लो, कुछ भी मत छोड़ना, पूरा खत्म करना, मीशा ने पास से निर्देश दिया। मुझे तो डर है कि यह मेरे लिए कम पड़ जाएगा, मैं कुछ कैसे छोड़ सकता हूँ? वीर ने उत्तर दिया। गुड़िया, भोलू, मीशा, छोटू, चलो वापस चलकर आराम करते हैं, अध्यक्ष महोदया भी अब जाने वाली हैं, हम अध्यक्ष और बड़े भैया के पुनर्मिलन में बाधा न डालें। ठीक है, प्रधानाचार्य वीना ने मुस्कराते हुए प्यार से कहा। अलविदा, अध्यक्ष दीदी, बड़े भैया। गुड़िया और बाकी चारों ने अनिच्छा से विदाई ली। अलविदा। वीर और आन्या ने हाथ हिलाया। नमस्ते करने के बाद प्रधानाचार्य वीना गुड़िया और दूसरों को लेकर चली गईं। वीर अपनी सामान्य तेज गति से खाना खाता रहा, जबकि आन्या एकटक देखती रही, अपने घुटनों को गले लगाए बैठी थी, जैसे वह उस पहली बार में वापस चली गई हो जब वह वीर से मिली थी, जब उसने उसके लिए खाना तैयार किया था, और उसके खाने का तरीका बिल्कुल अभी जैसा था। बेशक तब की तुलना में वीर के खाने की गति बहुत धीमी हो गई थी, लेकिन यह अभी भी काफी तेज थी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मैं बुरे तरीके से खा रहा हूँ? वीर ने उत्सुकता से पूछा। आन्या ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक हल्की सी लाली आ गई, जो मंद रोशनी में ध्यान देने योग्य नहीं थी, और उसने अपने दिल में कमजोर रूप से उत्तर दिया, अच्छा लग रहा है। स्वाभाविक रूप से वह उसके खाने के तरीके का जिक्र कर रही थी। हिलो मत, आन्या ने अपनी आवाज उठाई। क्या हुआ? वीर ने उलझन में पूछा। आन्या ने हाथ बढ़ाया और वीर के मुंह के कोने पर लगे चावल के एक दाने को पोंछ दिया। वीर ने अपने दिल में एक लहर महसूस की, अपने मुंह पर उस कोमलता को संजोते हुए एक मिठास उसके दिल में भर गई, और आन्या की ओर उसकी नज़र दिलचस्प रूप से अलग हो गई। खाना खत्म करने के बाद वीर ने कहा, देर हो रही है, क्या हमें वापस चलना चाहिए? मैंने पहले ही अपनी बहन को बता दिया है कि हम आज रात देर से लौटेंगे, इसलिए कोई जल्दी नहीं है, आन्या ने रुचि के साथ कहा। तो अब हमें क्या करना चाहिए? बस यहीं बैठे रहें? वीर ने पूछा। उधर देखो, जब मैं छोटी थी, मुझे फेरिस व्हील पर बैठना बहुत पसंद था, इतनी ऊंचाई पर दूर तक देखना, तुम अपनी सारी चिंताएं भूल सकते हो। आन्या ने फेरिस व्हील की ओर इशारा किया, उसकी आंखों में एक उत्सुक चमक थी।
वीर ने आन्या की खूबसूरत आंखों में चमक देखी, जल्दी से चारों ओर देखा और देखा कि मनोरंजन पार्क के संचालक कक्ष में बत्तियां अभी भी जल रही थीं और कर्मचारी अभी तक आराम करने नहीं गए थे। रुको, हम फेरिस व्हील पर एक चक्कर लगाएंगे, ये कहकर वीर संचालक कक्ष की ओर चल पड़ा। आन्या वीर की जाती हुई परछाई को देखती रही, उसकी आंखें खुशी से भरी थीं। वास्तव में यह मनोरंजन पार्क बहुत पहले बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन आन्या गुड़िया और दूसरों को थोड़ी देर खेलने के लिए लाई थी, इसलिए अब तक देर हो गई। कर्मचारियों को निर्देश देने के बाद वीर वापस आया और आन्या के साथ फेरिस व्हील पर चढ़ गया। जब उनकी परछाइयां सबसे ऊपरी बिंदु पर पहुंची तो फेरिस व्हील रुक गया। रात की हवा धीरे धीरे ठंडी होकर गुजर रही थी। वीर ने अपना सिर घुमाकर आन्या पर एक नज़र डाली, ठीक उसी पल जब आन्या ने भी उधर देखा। चार आंखें मिली, शांत और निःशब्द। कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखने के बाद आन्या शर्माते हुए लाल हो गई और अपना चेहरा फेर लिया। थोड़ा अजीब महसूस करते हुए वीर ने अपनी नज़रें हटा लीं और रोशनी से जगमगाते शहर को देखने लगा। क्या तुम जानते हो मेरे दादाजी ने ये संस्कार विद्यालय क्यों स्थापित किया? आन्या ने चुप्पी तोड़ते हुए एक विषय शुरू किया। क्यों? वीर ने जानते हुए भी पूछा। वास्तव में ये प्रश्न उसके मन में कुछ समय से था। एक अनाथालय से संस्कार विद्यालय तक, यहाँ तक कि बच्चों के लिए एक विशेष मनोरंजन पार्क बनाने के लिए भारी खर्च करना, ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी मदद थी। क्योंकि मेरे दादाजी एक अनाथ थे, सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने सिंघानिया ग्रुप की स्थापना की। जब कंपनी एक निश्चित आकार तक बढ़ गई तो उन्होंने संस्कार विद्यालय की स्थापना की। उन्होंने अध्यक्ष का पद लंबे समय तक नहीं संभाला और उसे मेरे पिता को सौंप दिया। जब मैंने कंपनी में 3 साल तक इंटर्नशिप की और सब कुछ जान लिया तो मैंने कंपनी संभाल ली। आन्या ने धीरे धीरे समझाया। कंपनी संस्कार विद्यालय के लिए कोष का उत्साहपूर्वक समर्थन करती है और यह कभी भी लाभ के उद्देश्य से दूसरों से कोई दान स्वीकार नहीं करती ताकि अन्य कारकों से संदूषण को रोका जा सके। वीर चुपचाप सुनता रहा और फिर पूछा, मैंने तुम्हें कभी तुम्हारे दादाजी की कहानी के बारे में बात करते नहीं सुना, क्या वह अभी भी हैं? हाँ, वह किसी गुप्त विभाग के साथ काम कर रहे हैं। कंपनी के अध्यक्ष पद से हटने के बाद वह अपने पुराने काम पर लौट आए, आन्या ने समझाया। उसे ठीक से पता नहीं था कि उसके दादाजी वास्तव में किस काम में शामिल थे। अजय एक राहगीर की तरह चुपचाप हवेली के बाहर अपने अंगरक्षक के कर्तव्यों का पालन कर रहा था, क्योंकि उसे दृढ़ विश्वास था कि आन्या के दादाजी अंततः वीर को भगा देंगे और उसे आन्या के साथ मिलाने का इरादा रखते थे, इसलिए वह अब तक सब कुछ सहन कर रहा था। वीर थोड़ा हैरान हुआ, उसे उम्मीद नहीं थी कि आन्या के दादाजी अभी भी जीवित हैं। निश्चित रूप से अब तक वे बहुत बूढ़े हो चुके होंगे। दोनों ने रात के नज़ारे की प्रशंसा की, जैसे धुंधली रात ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया हो। वे दोनों सहज महसूस कर रहे थे, उनके चेहरे पर शांति थी। क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? वीर ने संकोच नहीं किया। ऐसा लगा जैसे उसने अचानक पूछ लिया हो। वह अपने दिल में एक संदेह को स्पष्ट करना चाहता था। वह आन्या के अतीत को समझना चाहता था, ये जानना चाहता था कि उसके दिल में कौन सी परछाइयाँ छिपी हैं। क्या है? आन्या ने अपनी आंखें चौड़ी करते हुए उत्सुकता से पूछा। मैंने सान्या से सुना है कि जब तुम छोटी थी तुम्हारे साथ एक दुर्घटना हुई थी और तब से तुम्हारा स्वभाव बहुत बदल गया। वीर ने गंभीरता से पूछा। मेरी बहन तुमसे काफ़ी बातें करती है। आन्या थोड़ी सोच में डूब गई, जैसे याद कर रही हो, अपनी बचपन की यादों में बसी एक परछाई को याद कर रही हो। उसने धीरे से कहा, तुम डॉक्टर लावण्या को जानते हो, है ना? मेरा परिवार और लूथरा परिवार काफ़ी करीब हैं। मेरे दादाजी की पीढ़ी से दोनों परिवार पुराने परिचित रहे हैं। जब मैं लगभग 5 या 6 साल की थी, लावण्या के घर पर खेलते समय मैं शरारत में गलती से एक स्विमिंग पूल में गिर गई। लावण्या के बड़े भाई ने मुझे पूल से बचाया, लेकिन उसके साथ एक दुर्घटना हो गई और वह मेरे सामने ही मर गया। मैं असहाय होकर लावण्या के भाई को अपने सामने संघर्ष करते देखती रही, डर के मारे जम गई, कुछ भी नहीं कर सकी। बस ऐसे ही मैंने उसे अपनी आंखों के सामने मरते देखा। तब से मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं, लगातार उस भयानक दृश्य का सपना देखती हूँ। मैं खुद से नफरत करती हूँ, अपनी कायरता के लिए। अगर मेरी चंचल प्रकृति न होती तो उसके साथ दुर्घटना न होती, वो मुझे बचाने के लिए मरा। घटना के बाद मैं बहुत लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रही। विभिन्न डॉक्टरों से परामर्श करने से भी मेरे दिल से वो परछाई नहीं हटी। आन्या के शरीर की हर कोशिका आत्मदोष के संकेत दे रही थी। अफसोस से भरी, उसने आगे कहा, हालांकि मेरा परिवार अभी भी लावण्या के परिवार के साथ बातचीत करता है, लेकिन हम दोनों के दिलों में एक गांठ बनी हुई है, खासकर लावण्या के परिवार में। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। भले ही वे मुझे दिलासा और सलाह देते हैं, इससे मुझे और भी दोषी महसूस होता है। मैं चाहती हूँ कि वे मुझे दोष दें। यह एक कर्ज है जो मुझ पर लूथरा परिवार का है। मेरी जान लावण्या के भाई ने बचाई थी। वीर एक श्रोता के रूप में काम कर रहा था और आन्या के शब्दों ने उसके दिल में लहरें पैदा कर दीं।
उसने गंभीरता से सोचा, ये सच है कि लावण्या के भाई ने आन्या को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। यह मानवीय स्वभाव है। ये कहने के बजाय कि आन्या के दिल में एक परछाई है, ये कहना अधिक सटीक होगा कि वह महसूस करती है कि वह लावण्या के भाई की ऋणी है और इस तरह खुद को दंडित करती है। इस आत्मदंड ने आन्या को खुद को बंद करने के लिए प्रेरित किया है। वह अपने अनोखे तरीके से पीड़ित है। असल में तुम्हें इसे जाने देना चाहिए। मेरा मानना है कि जब लावण्या के भाई ने तुम्हें बचाया था तो वह तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। एक छोटा लड़का अपनी पूरी ताकत से तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तुम्हें संरक्षित होने के सम्मान को अपनाना चाहिए। अगर तुम खुद को प्रताड़ित करती रहोगी, यह मानकर कि सब कुछ तुम्हारी गलती है, तो ये तुम्हें बचाने में उसके सच्चे दिल के साथ विश्वासघात होगा और उसके कार्यों को कमजोर करेगा। एक छोटा लड़का जो तुम्हें बचाने के लिए एक नायक की भूमिका निभाता है, अगर स्वर्ग में उसकी आत्मा होती तो वह तुम्हें इस तरह नहीं देखना चाहता। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं निश्चित रूप से उस व्यक्ति को आत्मदंड में गिरते हुए नहीं देखना चाहता जिसे मैंने बचाया है। वीर ने उसे दिलासा देना शुरू कर दिया। सच में, अगर वह लावण्या का भाई होता तो वह भी ऐसा ही सोचता। उसी समय उसने आन्या का हाथ पकड़ लिया, उंगलियों को आपस में फंसा लिया। उसके कोमल हाथ ने उसे एक अभूतपूर्व शांति दी। आन्या का भाव बदल गया। थोड़ी खोई हुई सी, उसने वीर को अपना हाथ पकड़ने दिया। उसकी आंतरिक उथल पुथल धीरे धीरे शांत हो गई। वीर के हाथ से एक अनोखी शक्ति निकल रही थी जो उसे ताकत दे रही थी। उसने अनगिनत बार सोचा था कि वीर के साथ उसका भविष्य का रिश्ता कैसा होगा और यह कैसे विकसित होगा, लेकिन उसे कोई पता नहीं था। वह किसी भी आने वाले परिदृश्य की कल्पना नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब वीर के इस तरह उसका हाथ पकड़ने से ऐसा लगा जैसे समय ही रुक गया हो। मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मुझे पूछना चाहिए या नहीं। आन्या ने उसकी राय मांगी। जब तक ये तुम्हारा प्रश्न है, मैं इसका उत्तर दूंगा। वीर ने अपना दिल खोल दिया। मैं जानती हूं कि तुम बहुत रहस्यमयी हो, एक ऐसे अतीत के साथ जिसकी कल्पना से परे है। मैं महसूस कर सकती हूं कि तुम्हारा अतीत कड़वा रहा है। मुझे तुम्हारी दुखद यादों को कुरेदने या तुम्हें मुश्किल में डालने का डर है। मैं तुम्हारा दर्द बांटना चाहती हूं, लेकिन बोलने का मौका नहीं मिला। आन्या ने धीरे धीरे बुदबुदाया, अपने आंतरिक संघर्ष और झिझक को आवाज दी। जब मैं तुमसे थोड़ी बड़ी उम्र का था, मैं अपने माता पिता के साथ समुद्र तट पर गया था और बुरे लोगों से सामना हुआ। मेरे माता पिता मारे गए, बेरहमी से हत्या कर दी गई और मुझे एक प्रशिक्षण अड्डे पर ले जाया गया। इस दुनिया की शांत सतह के नीचे अंधेरे की लहरें उठती हैं जो अच्छाई और न्याय को निगल जाती हैं। मुझे नहीं पता था कि मैं जिस जगह पर था उसे क्या कहते हैं, केवल ये कि वह ठंडा और खूनी, क्रूर और अमानवीय था। जीवित रहने के लिए मुझे जीवित रहने के कौशल में महारत हासिल करनी पड़ी। दूसरों को मारना ही खुद को बचाने का एकमात्र तरीका था। धीरे धीरे रक्तपात के बीच मैं बदला और बड़ा हुआ। बाद में मुझे पता चला कि जो लोग मुझे प्रशिक्षित कर रहे थे वे देव संगठन नामक एक संगठन के थे। देव संगठन अंधेरी दुनिया में निर्विवाद नेता है, यहाँ तक कि सतह पर कई देशों की राजनीति को भी नियंत्रित और प्रभावित करता है। ये सर्वशक्तिमान लगता है और ये 4 शब्द देव संगठन की शक्ति का सटीक वर्णन करते हैं। संगठन के भीतर मैंने 17 साल तक सहन किया। देव संगठन के उच्च अधिकारियों को खत्म करने के बाद मैंने अपने ऊपर की सभी बेड़ियों को त्याग दिया और देश लौट आया। जिस जगह मैं तुमसे पहली बार मिला था, मूल रूप से वह मेरा घर था। 17 साल के बदलाव के बाद ये लंबे समय से अलग हो चुका था, जिसमें परिचित का कोई निशान नहीं बचा था। संयोग से, लक्ष्यहीन रूप से भटकते हुए एक चलती फिरती लाश की तरह मैं उस स्नाइपर से टकरा गया जो तुम्हारी हत्या करने की कोशिश कर रहा था। इस तरह तुम मुझे हवेली में वापस ले आए। कपड़े खरीदते समय मैं रिया वर्मा से टकरा गया और परिवार के निशान पाए। मेरा अपने रिश्तेदारों को स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था। मेरे लिए एकमात्र बचे हुए परिवार के लिए मेरा अस्तित्व बहुत पहले की बात हो गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा नहीं था। वीर ने दुख की भावना के साथ धीरे धीरे अपने अतीत की घटनाओं का खुलासा किया। जैसे आन्या ने अपना सबसे गहरा रहस्य साझा किया था, वैसे ही वीर ने भी अपने दिल के रहस्यों को उजागर किया। दोनों के दिलों के दरवाजे चुपचाप ढीले हो गए, एक दूसरे के लिए खुल गए। हालांकि उनके दिलों में सबसे बड़े रहस्य दुखद थे और उनमें से प्रत्येक के लिए अलग अलग परिमाण के थे। लेकिन एक बात निश्चित थी, उनके दिल उनकी उलझी हुई उंगलियों की तरह कसकर जुड़े हुए थे, एक दूसरे के साथ गहरे संबंध में। आन्या जानती थी कि वीर के साथ कुछ समस्याएं हैं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सारी त्रासदियां हुई होंगी। वीर के अनुभवों की तुलना में उसके अनुभव बहुत ही तुच्छ थे। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। आन्या संतोष से मुस्कुराई, उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी। हाँ, वो मुस्कुराई। उसने पहले कभी किसी के साथ अपने दिल की परछाइयों को साझा नहीं किया था। वीर पहला था और शायद आखिरी भी।
कुछ रहस्य केवल एक व्यक्ति के साथ साझा किए जा सकते हैं, और इस क्षण आन्या और वीर दोनों ने इस भावना को साझा किया। आन्या ने संकेत दिया कि उसका बचपन वीर की तुलना में कितना बेहतर था, लेकिन वे दोनों जानते थे कि वास्तव में ऐसा नहीं था। आन्या वीर को चिढ़ा रही थी, और वह स्पष्ट रूप से यह समझ गया था। वीर का कठोर चेहरा एक कोमल मुस्कान में बदल गया जब उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उन्होंने एक दूसरे के लिए अपने दिल खोल दिए, जिससे उनके दिल आपस में जुड़ी उंगलियों की तरह करीब आ गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा, आंखें कोमलता से भरी थीं, एक दूसरे के चेहरे पर खुशी और मुस्कान का एहसास कर रहे थे। सालों हो गए थे जब दोनों ने इस तरह की खुशी दिखाई थी, जो अब मासूम मुस्कानों के साथ खिल रही थी। मेरे अनुभव वास्तव में तुम्हारे से बहुत बुरे हैं, लेकिन चूंकि ये त्रासदियां हो चुकी हैं, हम केवल प्रवाह के साथ जा सकते हैं। वीर मुस्कुराया, आन्या को गर्मजोशी से देखते हुए। आन्या ने पहले वीर की नज़र के नीचे आत्मसमर्पण कर दिया, एक लाली के साथ अपना सिर फेर लिया। तुम्हारी मुस्कान वास्तव में बहुत खूबसूरत है, मैंने तुम्हें पहले कभी मुस्कुराते नहीं देखा। वीर का चेहरा लाल हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम भी अलग नहीं हो, आन्या ने चुपचाप कहा, अपना लाल चेहरा छिपा लिया। वीर ने स्वाभाविक रूप से उसके शब्द सुने, आन्या को गहरे स्नेह से देखते हुए नजरें हटाने को तैयार नहीं था। माहौल अजीब लेकिन मीठा था, उनके दिल हिरन की तरह धड़क रहे थे, शर्म और स्नेह से भरे हुए। थोड़ी देर बाद आन्या ने गालों पर लाली लिए वीर को घूरते हुए चिढ़ाया, क्या तुमने काफी देख लिया? अभी नहीं, वीर ने गंभीरता से उत्तर दिया, उसका चेहरा और भी गर्म हो गया। तुम परेशान करते हो, आन्या ने मन ही मन बड़बड़ाया। वीर मूर्खता से हंसा, एक पल के लिए सोचते हुए, फिर कहा, मेरे हाथ बहुत खून से सने हैं, क्या तुम मुझसे घृणा करती हो? बकवास करना बंद करो, तुम्हें खुद को कम नहीं आंकना चाहिए। तुम्हारे पास जो कौशल हैं, वे दर्दनाक अनुभवों के माध्यम से कड़ी मेहनत से अर्जित किए गए हैं। महान कौशल वाले लोगों की स्वाभाविक रूप से अपनी शैली और तरीके होते हैं। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे हाथों से कौन मरा, मैं केवल ये जानती हूँ कि अब तुम मेरे साथ हो, इसलिए अपने बारे में कुछ भी बुरा मत सोचो, तुम सबसे अच्छे हो, आन्या ने गंभीरता से डांटा। वीर ने सिर हिलाया, मेरे अभी भी बहुत सारे दुश्मन हैं, और मुझे डर है कि तुम मेरी वजह से इसमें शामिल हो जाओगी। वो इस बारे में चिंता किए बिना नहीं रह सका। अस्थायी सुरक्षा ने उसे उन दुश्मनों के बारे में आराम करने नहीं दिया जो किसी भी क्षण प्रकट हो सकते थे। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता, आन्या ने ईमानदारी से कहा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वीर ने चुपचाप कसम खाई, आन्या की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। वह उसे थोड़ी सी भी हानि से बचाने की पूरी कोशिश करेगा। मुझे तुम पर विश्वास है, तुम जो भी कहोगे मैं मानूंगी। आन्या एक मेमने की तरह कोमल थी। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने अनिच्छा से सुझाव दिया, देर हो रही है, क्या हम वापस चलें? वह चाहती थी कि वे बस फेरिस व्हील पर बैठे रहें, वीर उसका हाथ पकड़े, सुबह तक रात का नज़ारा देखते रहें। हाँ, वीर सहमत हो गया, अब वापस जाने का समय है। उन्होंने कर्मचारियों से संपर्क किया और फेरिस व्हील धीरे धीरे घूमने लगा। जब तक फेरिस व्हील रुका, आन्या ने अंत में शर्माते हुए कहा, तुम मेरा हाथ पकड़े रहना चाहते हो? हाँ, मैं बस इसे पकड़े रहना चाहता हूँ, वीर ने ईमानदारी से उत्तर दिया। जब से उन्होंने एक दूसरे के सामने अपने दिल की बात कही थी, उनकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थीं, और उन्होंने एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा था। इस समय दोनों की हथेलियां पसीने से तर थीं। ईमानदारी से आन्या भी छोड़ना नहीं चाहती थी। चंचलता से उसने कहा, मैं तुम्हें थोड़ी देर और पकड़ने दूंगी। वे केवल थोड़ी देर और हाथ पकड़ सकते थे। एक बार जब वे कार तक पहुंच गए तो उन्हें अंदर जाने के लिए छोड़ना पड़ा। कार के सामने वीर ने अनिच्छा से उसका हाथ छोड़ा, चुपचाप सोचते हुए, अगर हवेली तक पहुंचने में आधा घंटा ड्राइव नहीं करना होता तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें घर तक ले जाता। संतोष करो, आन्या शर्माते हुए मुस्कुराई, अनिच्छा से अपना हाथ वापस खींच लिया। वीर गाड़ी चला रहा था जबकि आन्या उसके बगल में बैठी थी। वे खुशी खुशी बातें करते रहे और जल्द ही घर पहुंच गए। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, सान्या ने टीवी बंद कर दिया और उनका स्वागत करने के लिए दौड़कर आई, फिर आश्चर्य में जम गई। क्या आज सूरज पश्चिम से निकला है? सान्या काफी हैरान थी। आगे बढ़कर अपनी बहन के माथे को धीरे से छूते हुए उलझन में बड़बड़ाई, बुखार तो नहीं है? तुम क्या कर रही हो? आन्या ने अपनी बहन का हाथ झटक दिया। दीदी, तुम मुस्कुराई, अब उतनी ठंडी नहीं हो। भले ही मुस्कान स्पष्ट नहीं थी, लेकिन यह मेरी आंखों से नहीं बच सकी। तुम्हारा चेहरा लाल है, तुम खुशी से झूम रही हो, है ना? सान्या ने पलकें झपकाईं। ऐसा कुछ नहीं है, आन्या ने बेमन से जवाब दिया, फिर शर्माते हुए जल्दी से खुद को संभाला, अपनी मजबूत इरादों वाली शख्सियत में लौटने की पूरी कोशिश की और सख्ती से कहा, परेशान मत करो, इतनी देर हो गई है, तुम सोई क्यों नहीं?
मैं 2 बेदिल लोगों का इंतजार कर रही थी जो मुझे हवेली में अकेला छोड़कर रोमांस करने बाहर गए थे। ये बहुत अनुचित है, सान्या ने खट्टे मन से कहा। हम जरूरी काम से बाहर गए थे, आन्या ने बचाव किया। हाँ हाँ, जरूरी काम, सान्या ने दोहराया, आंखों में शरारत थी। शादी सबसे बड़ा काम है ना प्यारी दीदी? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, आन्या शर्मिंदा थी। सान्या इस महान अवसर को जाने देने की योजना नहीं बना रही थी। कमर पर हाथ रखकर उग्रता का नाटक करते हुए, वीर अब बोलो, ईमानदारी से कबूल करो, तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया? वरना सावधान रहना, मैं तुम्हें मुश्किल में डाल दूंगी। क्या किया? वीर थोड़ा उलझन में था, अधीरता से उत्तर दिया, लगता तो नहीं कुछ किया, तुम इतनी उत्सुक क्यों हो? अभी भी बहस कर रहे हो, बहाने बना रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं घर के नियम लागू करूं? सान्या शरारत से मुस्कुराई। घर के नियम? वीर को उत्सुकता हुई, उसे पता नहीं था कि ऐसे नियम भी हैं। हाँ, लगता है तुम तब तक विश्वास नहीं करोगे जब तक ताबूत नहीं देख लेते, सान्या धूर्तता से मुस्कुराई। आन्या अपनी बहन को यूं ही गड़बड़ करते हुए नहीं देख सकती थी, जिससे वो असहज हो रही थी। उसने जल्दी से जम्हाई लेने का नाटक किया, मैं पहले सोने जा रही हूँ, तुम लोग धीरे धीरे बात करो। दीदी, मैं देख रही हूँ कि तुम और वीर दोनों से प्यार की तरंगें निकल रही हैं। कैसा रहेगा अगर मैं अपना आधा बिस्तर वीर को दे दूं ताकि वह तुम्हारे साथ सो सके? सान्या ने दोनों को स्कैन करते हुए जोर से सुझाव दिया। आन्या लड़खड़ा गई, लगभग जमीन पर गिरते गिरते बची। वीर जल्दी से अपने कमरे में भाग गया, एक क्लिक के साथ दरवाजा बंद कर लिया। दीदी, तो फिर मैं तुम्हारे साथ सोने चलूं? सान्या ने कहा, हाथ पीछे करके वीर के दरवाजे पर एक नज़र डाली, फुसफुसाते हुए, डरपोक। प्रकाश और शालिनी, जो गुप्त रूप से देव की पहचान की जांच कर रहे थे, उपग्रह से मिली जानकारी का विश्लेषण करने के बाद अंततः एक संदिग्ध पर पहुंचे। शुरू में अपना संदेह वीर पर केंद्रित किया। पहला, जिस व्यक्ति ने एक बार हैकिंग कौशल का उपयोग करके सान्या की मदद की थी, वो मुंबई में है और सान्या के करीब है, यह निश्चित है। इसके अतिरिक्त इसे आन्या से जोड़ने पर स्वाभाविक रूप से वीर पर संदेह होता है। दोनों बहनों का नेटवर्क स्पष्ट और जांचने में आसान है, लेकिन वीर एकमात्र रहस्यमयी व्यक्ति है जो अचानक उनके पास प्रकट हुआ, रहस्य का एक ऐसा आभामंडल लिए हुए जो आसानी से संदेह पैदा करता है। शालिनी की आंखें चिंतन से चमक उठीं। उपग्रह निगरानी छवियों के अनुसार वीर ने हिम व्याघ्र को एक ही चाल में हरा दिया और फिर अदिति चौहान की मदद करते हुए K-12 और K-8 जैसे शीर्ष हत्यारों को काबू में किया। यह उसकी ताकत की भयावहता को दर्शाता है। उसने मन ही मन खुशी मनाई कि यह यात्रा सार्थक रही, मूल रूप से यह सोचकर कि लक्ष्यहीन संदेह का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने कुछ स्थितियों की खोज की, एक अप्रत्याशित आश्चर्य। वास्तव में, विशेष रूप से वीर की पहचान और भी संदिग्ध है। रिया वर्मा के परिवार से लेकर वीर के माता पिता की त्रासदी तक, ये सब जुड़ता है। ये दर्शाता है कि वीर को एक हत्यारा संगठन द्वारा ले जाया गया था, प्रकाश ने आत्मविश्वास से कहा। वो स्वाभाविक रूप से घटी घटनाओं के बारे में अधिक जानता था। वीर के माता पिता की मृत्यु हो गई, वीर गायब हो गया, फिर भी किस हत्यारे संगठन ने उसे लिया, यह मायावी बना रहा। हालांकि एक बात निश्चित थी, वीर को हत्यारों द्वारा ले जाया गया था। क्या मैं ये परिकल्पना कर सकती हूँ कि अगर वीर ही संहारक है तो चीजें सरल हो जाती हैं? जब वीर देव संगठन का हिस्सा था तो उसने विभिन्न पहचानों के साथ उच्च कठिनाई वाले कार्यों को अंजाम दिया। संयोग से देव संगठन के नेताओं का अंत वीर का बदला लेने का कार्य था। अगर संहारक अपनी पहचान छिपाना चाहता है तो वह अपनी क्षमता को देखते हुए आसानी से ऐसा कर सकता है। इसके अलावा वास्तव में बहुत कम लोग संहारक का असली रूप जानते हैं। शालिनी ने तार्किक रूप से विश्लेषण किया। हालांकि देव संगठन जैसी अंधेरी ताकतों ने स्मृति मिटाने और ठंडे खून वाले हत्यारों को प्रशिक्षित करने के अपने तरीके विकसित कर लिए हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए, दिव्य मायावी वैद्य देव संगठन में सबसे विचित्र अस्तित्व है। वैद्य एक उच्च अधिकारी के रूप में मर चुका है, फिर भी संहारक ने स्वाभाविक रूप से दिव्य मर्म विधि में महारत हासिल कर ली है। संहारक की बचपन की यादें छिपी हो सकती हैं, लेकिन अगर वह याद करना चाहता है कि वह कौन है तो वह इसे प्राप्त कर सकता है। हमारी विशिष्ट जानकारी के अनुसार वीर पेट के कैंसर के अंतिम चरण जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज कर सकता है, जो स्पष्ट रूप से दिव्य मर्म विधि को इंगित करता है। हमारे पास ये संदेह करने का कारण है कि संहारक वही है। शालिनी कई दिनों से छिपी हुई थी, निजी तौर पर वीर के आसपास की घटनाओं का अवलोकन कर रही थी, पर्याप्त जानकारी इकट्ठा कर रही थी। हे, प्रकाश कड़वाहट से हंसा, फिर जटिलता से कहा, अगर वीर संहारक है तो क्या ये बहुत अजीब नहीं है? महान संहारक, एक मिथक जिसे दुनिया के नेताओं द्वारा सार्वभौमिक रूप से देव की उपाधि से सम्मानित किया गया है, फिर भी वह चुपचाप आन्या के बगल में एक रक्षक की भूमिका निभा रहा है। क्या ये बहुत दूर की कौड़ी है? क्या संहारक वास्तव में ऐसा कुछ कर सकता है?
वास्तव में संहारक इतना उबाऊ काम नहीं कर सकता। प्रतिभा बर्बाद करने के अलावा ये संहारक के पौराणिक चरित्र के अनुकूल नहीं है ना? शालिनी भी हंसी, ये सोचते हुए कि अगर वीर वास्तव में संहारक है, जब दुनिया को पता चलेगा कि संहारक क्या कर रहा है, तो वैश्विक नेता हक्के बक्के रह जाएंगे। क्या तुम्हें याद है कि हमारे जाने से पहले प्रमुख ने हमें क्या सलाह दी थी? प्रकाश ने गंभीरता से कहा, संहारक बहुत अधिक पौराणिक आभा में डूबा हुआ है। अगर हम संहारक को उपासक मानते हैं तो हमें कोई जानकारी नहीं मिल सकती है। अब विभिन्न सुराग बताते हैं कि वीर का संदेह मजबूत है। क्यों न संहारक को सामान्य दृष्टिकोण से देखें और उसकी पहचान करें? हम केवल यही कर सकते हैं। उम्मीद है हमारी जांच की दिशा सही है। शालिनी के चेहरे पर भावुकता का स्पर्श था। मैं वास्तव में उत्सुक हूं कि उसके पास ऐसा क्या आकर्षण है कि वह सान्या और आन्या की हवेली में घुस गया। मैं एक बार अंदर गया हूं, लेकिन केवल एक मरम्मत करने वाले के रूप में, सान्या को हवेली के चारों ओर निगरानी स्थापित करने में मदद करने के लिए। अगर मैं एक दोस्त के रूप में जाता तो मुझे शायद मना कर दिया जाता। प्रकाश का भाव अजीब था। ज्यादा सोचना बंद करो, वीर से मिलने का समय आ गया है। अब एक अवसर है। महापौर एक भोज की मेजबानी करेंगे और मैं महापौर की चचेरी बहन के रूप में दिखाई दूंगी। यह आन्या से जुड़ने का मौका देता है और स्वाभाविक रूप से सटीक जानकारी सुनिश्चित करने के लिए वीर के पास निकट अवलोकन के लिए अवसर खोजने का मौका देता है। शालिनी ने आत्मविश्वास से कहा, गुप्त रूप से संहारक को उजागर करने की कसम खाए। वास्तव में शालिनी का महापौर के परिवार से संबंध एक नियोजित रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य वीर के साथ जुड़ना है। वर्तमान में एक बड़ी बोली परियोजना है जिसमें आन्या निश्चित रूप से रुचि रखेगी। महापौर से भेजा गया एक निमंत्रण निश्चित रूप से उसकी उपस्थिति को आकर्षित करेगा। कुछ प्रगति हुई है। क्या हमें इसकी सूचना प्रमुख को देनी चाहिए? प्रकाश ने अनिश्चितता से सुझाव दिया। स्थिति की रिपोर्ट करना वास्तव में अच्छा है। शालिनी ने कुशलता से तुरंत संगठन से संपर्क किया, हाल की खोजों और संदेहों की रिपोर्ट प्रमुख को दी। इसके अलावा पूरा गुप्त अजगर बेस समाचार की प्रतीक्षा कर रहा है। छिपाने और रिपोर्ट न करने का कोई कारण नहीं है। स्थिति सुनने के बाद विक्रम के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आई और उसने दोनों की खोजों की बहुत प्रशंसा की। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मैं उसे पूरा करूंगा। मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार कर रहा हूं, विक्रम ने सलाह दी। हाँ प्रमुख, हम आपको निश्चित रूप से निराश नहीं करेंगे, शालिनी ने आश्वासन दिया। विक्रम ने जोर दिया, अब से अपने भाषण और कार्यों पर भी विशेष ध्यान दें। लोगों को पेशेवर दृष्टिकोण से देखने से बचें क्योंकि यह चीजों को बर्बाद कर सकता है। मैं समझ गई, ये कार्य बहुत विशेष है और विस्तार के स्तर पर चीजों को बर्बाद नहीं करेगा, शालिनी ने गंभीरता से जवाब दिया। नेता ने निर्देश दिया है कि एक बार जब आप पहचान निर्धारित कर लेंगे तो वह व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। तुम बेहतर काम करो, गेंद मत गिराओ, विक्रम ने गंभीरता से मामले का खुलासा किया। कॉल समाप्त करते हुए प्रकाश और शालिनी स्तब्ध थे। अभी भी प्रमुख के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। नेता मिलने आएंगे? क्या संहारक नेता से मिलने नहीं जाता बल्कि नेता मिलने आते हैं? मैंने गलत तो नहीं सुना है ना? प्रकाश ने अपना कान खुजलाया, कड़वाहट व्यक्त की। हमें वास्तव में एक लंबा रास्ता तय करना है। संहारक का मूल्य वास्तव में बहुत बड़ा है। शालिनी लंबे समय तक सोच में डूबी रही। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर सान्या ने अपनी जिज्ञासु आंखें चौड़ी की और पूछा, वीर, क्या तुमने कल रात कोई सपना देखा था? नहीं, मैं बहुत अच्छी तरह सोया। वीर थोड़ा मुस्कुराया। कल रात आन्या के साथ दिल से दिल की बात करने के बाद वह बहुत खुश महसूस कर रहा था। उसके दिल में एक अभूतपूर्व शांति थी। उसे बहुत अच्छी नींद आई थी और अब वह मानसिक रूप से तरोताजा और बहुत अच्छे मूड में महसूस कर रहा था। क्या ऐसा नहीं कहा जाता कि आप दिन में जो सोचते हैं उसी का सपना देखते हैं? कल रात मेरी दीदी और वह शरारत की आभा बिखेर रहे थे। ये कैसे संभव है कि कोई बुरा सपना ना आए? सान्या ने खुद से बड़बड़ाया। उसे वीर की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और उसने आक्रामक रूप से दबाव डाला, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर देखा होगा। तुम बस इसे कहने में शर्म महसूस कर रहे हो। तुम ऐसा क्यों कहती हो? इस बार वीर की बारी थी जिज्ञासु होने की। कल रात मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा तुम्हारा हर हिस्सा शरारत की आभा बिखेर रहा था। यह मेरी आंखों से नहीं बच सकता। मेरे अनुभव के आधार पर तुमने कल रात मेरी दीदी के साथ कुछ बुरा करने का सपना जरूर देखा होगा, वरना तुम इतने अच्छे नहीं दिखते। सान्या ने खुद से कहा, गंभीर होने का नाटक करते हुए। मेरी दीदी को देखो, उसका चेहरा थका हुआ है और आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं, जबकि तुम पूरी तरह से ऊर्जावान दिख रहे हो। आन्या कल रात के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी। जब उसकी बहन उसे परेशान कर रही थी, पूछ रही थी कि वीर के साथ क्या हुआ, उसने हजार बहाने बनाए लेकिन अपनी बहन को धोखा नहीं दे सकी। वे देर तक उलझे रहे और फिर अंत में सो गए, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे।
वीर ने सान्या की बातों पर ध्यान नहीं दिया और स्वाभाविक रूप से आन्या को देखते हुए कहा, क्या हुआ, सो नहीं पाए? नहीं, वो सो नहीं सकी और उसने मुझे भी सोने नहीं दिया। आन्या ने असहाय होकर अपनी बहन की ओर इशारा किया। मैं सो नहीं सकी? ऐसा कैसे हो सकता है? सान्या ने एक अजीब स्वर में कहा, स्पष्ट रूप से तुम ही थी जो सो नहीं सकी। पूरी रात करवटें बदलती रहीं, ठीक उस पुरानी कहावत की तरह। एक खाली कमरे की रखवाली करने वाली एक महिला बहुत दयनीय होती है, किसी पुरुष के बारे में सोचकर सो नहीं पाती। दीदी, बताओ, क्या ऐसा ही हो रहा है? वह अब पूरी तरह से काले को सफ़ेद बता रही थी। सच्चाई ये थी कि वह अपनी बहन को परेशान करती रही, जिसके परिणामस्वरूप वे दोनों सो नहीं सके। चुप रहो, दीदी अभी नाश्ता कर रही है, क्या थोड़ी शांति नहीं हो सकती? आन्या का चेहरा लाचारी और शर्म से भरा था। वह ये भी जानती थी कि जब मौखिक बहस की बात आती है तो वह केवल हारती। इसे और खराब करने से बचने के लिए उसने यह नहीं बताया कि कल रात क्या हुआ था। एक बार जब वह ऐसा करती तो उसकी बहन शायद इसे सभी प्रकार की अतिशयोक्ति के साथ अलंकृत करती, और कौन जानता है कि दृश्य कितना शर्मनाक हो जाता। तुम दोनों बस शब्दों से मेरा मुंह बंद करना चाहते हो। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम बस चुपके से मेरे जाने बिना बुरे काम करना चाहते हो। सान्या ने अपनी आंखें झपकाईं, अपना भोजन करते हुए अपना मुंह बंद नहीं किया। यह वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। क्या तुम परेशानी खड़ी करना बंद कर सकती हो? आन्या ने धीरे से कहा। वह जानती थी कि उसकी बहन अपने दिल में एक द्वेष पाले हुए है, क्योंकि उसने उसे अपने और वीर के बीच किसी भी बात के बारे में नहीं बताया था। उसकी बहन इसे दिल पर ले रही थी, आनंद खोजने की कोशिश कर रही थी, और वह इस बारे में असहाय थी। सान्या ने इसे जाने दिया। उसकी बहन ने अपने दिल की चिंताओं को दूर कर दिया और एक लंबे समय से खोई हुई मुस्कान दिखाई। उससे ज्यादा खुश कोई नहीं था, लेकिन उसे असहज भी महसूस हुआ, जैसे वह ईर्ष्या कर रही हो। हाँ, वह वास्तव में ईर्ष्या कर रही थी। उसकी बहन और वीर के बीच ऐसे रहस्य थे जिन्हें वह नहीं जान सकती थी, जिससे वह विशेष रूप से असहज महसूस कर रही थी। उसकी बहन, जो उसके साथ सब कुछ साझा करती थी, अब उसके रहस्य थे, और वह वीर से ईर्ष्या और जलन कैसे नहीं कर सकती थी? वास्तव में ऐसा नहीं था कि आन्या अपनी बहन को वीर के मामलों के बारे में नहीं बताना चाहती थी। बस इतना था कि जितने कम लोग वीर के अतीत के बारे में जानते, उतना ही सुरक्षित होता। इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से अपनी बहन को नहीं बताया। तुम्हारा फूला हुआ चेहरा देखकर ऐसा लगता है कि तुम जल रही हो। वीर ने अपने अवलोकनों से यह निष्कर्ष निकाला। मैं जल रही हूँ? किस बात से? ओबाओ। सान्या ने मुंह फुलाया, उसकी नजरें टिमटिमा रही थीं, वीर से निपटने के तरीके सोच रही थीं। एक पल बाद वह अपने दिल में चिल्लाई, समझ गई, मैं इसे इस तरह करूंगी। उसने पहले ही एक दुष्ट तरीका सोच लिया था। वीर को बुरा दिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। एक विशेष दृश्य की कल्पना करते हुए वह जोर से हंसे बिना नहीं रह सकी। खांस खांस। सान्या का गला घुट गया, उसका दिमाग बहुत व्यस्त था, भूल गई कि वो अभी भी नाश्ता कर रही थी। धीरे धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा है। आन्या ने जल्दी से अपनी बहन की पीठ थपथपाई। मेरा पेट भर गया। सान्या विजय के साथ चली गई, बाथरूम की ओर गर्व से कदम बढ़ाते हुए। उसका बाथरूम जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बस सुरक्षित रहने के लिए उसने 2 हाथ की तैयारी करने का फैसला किया। फिर बाथरूम से बाहर आने के बाद वह चुपके से वीर के कमरे में घुस गई। चुपके चुपके, तुम क्या कर रही हो? वीर ने सोचा। कौन जाने? आन्या हैरान थी। एक पल बाद सान्या कमरे से बाहर भागी, चिल्लाते हुए, एक जोड़ी अधोवस्त्र पकड़े हुए, स्वाभाविक रूप से वीर का। वीर, तुम भी कुछ हो। तुमने कहा कि तुमने कुछ बुरा नहीं किया, तो यह क्या है? मैं तुम्हारी अधोवस्त्र धोने में तुम्हारी मदद करने के लिए इतनी दयालु थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें एक गीला सपना आएगा। यह ऐसा ही होना चाहिए। देखो, ये चिपचिपा और सफ़ेद है। ये और क्या हो सकता है? सान्या द्वेष से हंसी, जोर से आरोप लगाते हुए। मुझे लंबे समय से महसूस हो रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। तुमने कल रात मेरी बहन के बारे में सपना देखा होगा और कुछ बुरा किया होगा, है ना? मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। भौतिक सबूत और एक गवाह है, इसलिए तुम इससे बच नहीं सकते। आन्या अवाक थी, आंखें चौड़ी करके वीर को देख रही थी, खुद से बड़बड़ा रही थी। क्या ये हो सकता है कि उसने वास्तव में ऐसा किया हो? दौड़ते हुए सूअर को नहीं देखा, लेकिन सूअर का मांस खाया है। अधोवस्त्र पर उस चीज पर एक नज़र लोगों को आसानी से एक निश्चित दृश्य की कल्पना करने के लिए प्रेरित करती है। ये सोचते हुए आन्या का चेहरा लाल हो गया। वीर को सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी, इस डर से कि वह शर्मिंदा हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो, उसे वीर को पर्याप्त चेहरा देना था, है ना? वीर ने अपना सिर खुजलाया, आन्या की प्रतिक्रिया और सान्या के घिनौने रूप पर एक नज़र डाली, और अपने दिल में वास्तव में निराश महसूस किया। ये सब क्या बकवास है? वीर की खोपड़ी में झुंझुनी हुई। अपने दिल में उसने कसम खाई, मुझे इस लड़की की साजिश का पर्दाफाश करना ही होगा, वरना मैं आन्या की आंखों में किस तरह का व्यक्ति बन जाऊंगा।
वास्तव में ये सब सिर्फ सान्या का किया धरा था। उसने इस भ्रम को पैदा करने के लिए अधोवस्त्र पर कुछ शैम्पू डाल दिया था। अधोवस्त्र पहना भी नहीं गया था, सान्या ने इसे अलमारी से निकाला था। लड़की, क्या तुम मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो? वीर खड़ा हुआ और सान्या की ओर चला। जीजाजी, शर्मिंदा मत हो। ठीक है, यह कोई बड़ी बात नहीं है, शर्माओ मत, सान्या ने एक चंचल स्वर में कहा। वीर को पास आते देख उसने जल्दी से उसे रोका। वीर, मैंने पढ़ा है कि यह सब मानव स्वभाव का हिस्सा है। हम इतने करीब हैं, और मेरा मतलब तुम्हें शर्मिंदा देखने का नहीं था। ये बस संयोग से हो गया। तुम रुको, मेरे पास मत आओ। क्या तुम मुझे मारने की योजना बना रहे हो? दीदी, मदद करो, सान्या ने दयनीय रूप से कहा। वैसे भी वह वीर को अधोवस्त्र लेने और उस पर क्या है इसकी पहचान करने नहीं दे सकती थी, है ना? शैम्पू में एक गंध होती है, एक सूंघ, और यह उजागर हो जाएगा। उसके पास चिंतित होने का हर कारण था। ठीक जब सान्या इस बात को लेकर चिंतित थी कि किस दिशा में भागना है, तो दरवाजे की घंटी बजी। डोरबेल बजी और सान्या सिंघानिया एकदम शांत हो गई। अपनी बहन और वीर के साथ उसकी शरारतें पारिवारिक मामले थे और बाहरी लोगों को इसका पता नहीं चलना चाहिए, वरना यह एक मजाक बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जीजाजी, जल्दी से वापस बैठ जाओ और अपना नाश्ता खत्म करो, कोई आया है, इसलिए अगर तुम खुद का मजाक नहीं बनवाना चाहते तो मेरे साथ थोड़ा सहयोग करो। सान्या शरारत से मुस्कुराई, उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। वह मन ही मन खुश थी कि कोई बाहरी व्यक्ति इतनी जल्दी आ गया, वरना अगर सच्चाई सामने आ जाती तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा नाम साफ करने में मेरी सहायता करनी होगी, वीर ने विशेष रूप से जोर दिया। आन्या की नज़रों में यह नकारात्मक प्रभाव बना नहीं रहना चाहिए, वरना यह विनाशकारी होगा। इसके अलावा भले ही वह नहीं जानता था कि डोरबेल कौन बजा रहा है, यह मामला बाहर नहीं फैलना चाहिए। अगर यह गलतफहमी बढ़ती रही तो क्या उसकी पूरी इज्जत नहीं चली जाएगी? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, बस तुम्हारा नाम साफ करने में सहायता करनी है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। सान्या वीर के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ गई और चालाकी से पहले सहायता करने के लिए सहमत हो गई, फिर बाकी मुद्दों से निपटेगी। जहां तक उसका नाम साफ करने की बात थी, वह वास्तव में ऐसा नहीं करेगी। जब समय आएगा तो वह थोड़ी चतुराई का उपयोग करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि मामला अकाट्य बन जाए। उसने अभी तक यह नहीं सोचा था कि यह कैसे करना है। मैं तुम पर एक बार विश्वास करूंगा, लेकिन अगर तुम अपने वचन से पीछे हटी तो मैं तुम्हें पछताने पर विवश कर दूंगा, वीर ने धमकी दी। बिल्कुल नहीं, सान्या ने विजयी भाव से अपनी उंगलियां चटकाईं। बहन, मजाक करना बंद करो, आन्या सिंघानिया ने बगल से डांटा। जी, अध्यक्ष महोदया, सान्या ने हवेली का दरवाजा खोला, देखा कि कौन है, और तुरंत एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा, ओह, सचिव शिखा हैं, कृपया अंदर आइए। सुपरस्टार, तुम थोड़ा अजीब व्यवहार कर रही हो। तुम मेरे प्रति इतनी गर्मजोशी से क्यों पेश आ रही हो? खिले हुए फूल की तरह मुस्कुरा रही हो, शिखा मेनन ने संदेह से पूछा। तुम मेरे लिए समय पर आया एक वरदान हो, क्या तुम्हारे प्रति अच्छा होना स्वाभाविक नहीं है? सान्या ने मन ही मन सोचा, लेकिन शांति से कहा, तुम्हारी नज़र कैसी है? क्या मैं तुमसे बहुत स्नेह नहीं करती थी जब तुम पिछली बार आई थी? रहने दो, तुम मुझसे स्नेह नहीं करती थी, बल्कि मुझे नज़रअंदाज कर रही थी। शिखा ने चुपके से खुद को सावधान किया। डर था कि सान्या उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रही हो, इसलिए वो बहुत सतर्क थी। लगभग दबे पांव हवेली में प्रवेश कर रही थी। तुम इतनी सावधान क्यों हो रही हो? तुम कोई छोटी खरगोश नहीं हो, और मैं कोई बड़ी बुरी भेड़िया नहीं हूँ, सान्या हंसी। शिखा ने गंभीरता से उत्तर दिया, मुझे लगता है कि तुम संदिग्ध लग रही हो, चिंता है कि तुम मुझे फंसा सकती हो। क्या थोड़ी सावधानी आवश्यक नहीं है? तुम सच में बहुत प्यारी हो। क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? सान्या ने आपत्ति जताई। बुरी से भी ज्यादा, तुम लाइलाज रूप से बुरी हो, शिखा और भी सतर्क हो गई। तारीफ के लिए धन्यवाद, मैं इसे विनम्रता से स्वीकार करूंगी, सान्या दुष्टता से मुस्कुराई। अपनी चिंतित अवस्था से सावधानीपूर्वक बचने के बाद, ये देखकर कि सान्या ने कुछ नहीं किया, शिखा ने अंततः अपने मन की चिंताओं को दूर किया, नाश्ते की मेज के पास पहुंची और रिपोर्ट किया, अध्यक्ष महोदया, यह एक निमंत्रण है जो महापौर के दूत द्वारा भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि महापौर का एक दूर का रिश्तेदार विदेश से लौटा है और देश में अपना काम विकसित करना चाहता है। वे एक भोज आयोजित कर रहे हैं ताकि रिश्तेदार विभिन्न प्रमुख हस्तियों से मिल सकें। ओह, ऐसी बात है? आन्या थोड़ी हैरान हुई। मुझे बताओ, वे इस भोज में किसे आमंत्रित कर रहे हैं? अधिकतर अमीर घर की लड़कियां और लड़के, मुख्य रूप से जो कारोबार में हैं, शिखा ने समझाया। निमंत्रण में विशेष रूप से कहा गया है कि अध्यक्ष महोदया और सुपरस्टार दोनों को उपस्थित होना है और वे एक पुरुष या महिला साथी ला सकते हैं। यह अच्छा है। भोज कब शुरू होगा? आन्या काफी हैरान थी।
उसे आमंत्रित करना समझ में आता था, लेकिन उसकी बहन को भी शामिल करना असामान्य था। हालांकि उसने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। जब तक पुरुष साथी को अनुमति थी तब तक ठीक था। उसने रुचि के साथ वीर की ओर देखा। ऐसे आयोजन में वीर को साथ ले जाना दिलचस्प होगा। दोपहर 3 बजे शिखा ने उत्तर दिया। एक उपहार तैयार करो और समय आने पर उसे पहुंचा देना, आन्या ने निर्देश दिया। जिनलुओ खाड़ी की भूमि एक आरामदेह हवेली बनाने के लिए एकदम सही है, और चूंकि वे भूमि को बिक्री के लिए रख रहे हैं, हमें इस बोली के लिए प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता है। भले ही जीतने की संभावना कम हो, हमें अपना पूरा प्रयास करना होगा और इसके लिए प्रयास करना होगा। आन्या सिंघानिया और शिखा मेनन ने कुछ ही शब्दों में काम से संबंधित मामलों को जल्दी से सुलझा लिया। ये थोड़ा अजीब है, मुझे क्यों आमंत्रित किया? मैं उस दायरे का हिस्सा नहीं हूँ। अगर मैं नहीं जाती तो यह महापौर के प्रति असम्मानजनक लगता है, जो स्पष्ट रूप से मेरी बहन के कारोबार को प्रभावित करेगा। लेकिन अगर मैं जाती हूँ तो ऐसे अवसर असुविधाजनक होते हैं। ये वास्तव में एक दुविधा है, सान्या ने भ्रम में बड़बड़ाया। ज्यादा मत सोचो, जब से तुम घर लौटी हो तुम हवेली में ही बंद हो। मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा आराम करने का अवसर नहीं मिला। चलो इस अवसर को एक छोटी सी सैर के रूप में लेते हैं, आन्या ने कहा। ठीक है, चलो चलते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ महापौर का एक रिश्तेदार है, इतना दिखावा कर रहा है, सान्या ने असंतोष से बड़बड़ाया। उसे ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होना पसंद नहीं था, आमतौर पर केवल तभी भाग लेती थी जब अपरिहार्य हो। इस बार जान पहचान बनाने के लिए सम्मान देना ही होगा, क्योंकि यह उसकी बहन के कारोबार के लिए लाभदायक है। स्वाभाविक रूप से उसे शामिल होना पड़ा। हम चारों एक साथ जाएंगे, सूची जमा कर दो, आन्या ने निर्देश दिया। ठीक है, मैं समझ गई, शिखा ने सहमति व्यक्त की। फिर वह बाथरूम की ओर चली गई। उसे लघुशंका करने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। स्वाभाविक रूप से पहले इसका ध्यान रखना आवश्यक था। शिखा ने बेसिन में रखी चीज को देखा, थोड़ी निराश महसूस कर रही थी और सोचा, अध्यक्ष महोदया और सुपरस्टार, ऐसा कुछ देखकर मुझे नहीं पता कि वे क्या सोचेंगे, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज्यादा है ना? वीर सच में कुछ भी है। क्या वह इसे धो नहीं सकता? इसे पानी में भिगोकर सबके देखने के लिए क्यों छोड़ दिया? पेशाब करने की इच्छा को हल करने के बाद वो अंततः एक अजीब भावना के साथ बाथरूम से बाहर निकली। आन्या सिंघानिया शांत दिख रही थी, जबकि सान्या सिंघानिया का रवैया उदासीन था, जिसमें कुछ भी असामान्य होने का कोई संकेत नहीं था। शिखा के सामने भी सान्या ने कोई नाटक नहीं किया। इस तरह की बात शिखा जैसे बाहरी व्यक्ति को पता नहीं चलनी चाहिए। अध्यक्ष महोदया, जब आप तैयार हो जाएं, तो हम एक साथ निकलेंगे। मुझे पहले कुछ काम निपटाने हैं, शिखा ने विदा ली। जाओ, आन्या ने सिर हिलाया। अलविदा सचिव जी, सान्या ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। शिखा के जाने से पहले वह वीर के करीब गई, शर्माते हुए उसे याद दिलाया, वीर, इसका बहुत ज्यादा उपयोग गुर्दों को हानि पहुंचाता है, आराम से। साथ ही अगली बार ज्यादा सावधान रहना, भले ही ऐसा हो जाए। इसे साफ धो लेना और इसे खुले में मत छोड़ना, यह अच्छा नहीं है। शिखा तेजी से चली गई। वीर ने शिखे को जाते हुए देखा। वह पहले से ही काफी शर्मिंदा महसूस कर रहा था, और ऐसे शब्द सुनकर वह और भी परेशान हो गया। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। वीर हताशा से परे था, सान्या को नाराजगी से देखते हुए। ये सब तुम्हारी गलती है, अब तुमने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। क्या तुम संतुष्ट हो? तुम मुझे कैसे दोष दे सकते हो? क्या ये तुम नहीं थे जिसने, मैंने बाहरी लोगों के सामने इसका उल्लेख न करके तुम्हारी इज्जत बचाई, और अब तुम मुझे दोष दे रहे हो? मैं मासूम हूँ। सान्या ने विशेष रूप से मासूमियत भरे अंदाज में विरोध किया और पहले से ही अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया। बस मुझे बताओ कि तुमने क्या किया, वीर ने कठोरता से कहा। मैंने कुछ नहीं किया, सान्या ने चंचलता से कंधे उचकाए। तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए बात साफ करोगी, और अब तुम अपने वचन से मुकर रही हो। वीर ने घूर कर देखा। बात साफ करना? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। सान्या ने भ्रम में अपनी सुंदर आंखें चौड़ी की, फिर आन्या की ओर देखा। बहन, क्या तुम समझ रही हो कि वीर किस बारे में बात कर रहा है? मुझे समझ नहीं आया, आन्या ने सीधे सीधे उत्तर दिया। वीर को कड़वाहट महसूस हुई, सच में बहुत कड़वाहट। ये गलतफहमी बहुत बड़ी होती जा रही थी, और वह किसी का सामना करने में बहुत शर्मिंदा था। आन्या, गलत मत समझो, यह वैसा नहीं है जैसा सान्या ने कहा। ये सब उसी ने रचा है, वीर ने ईमानदारी से आन्या को देखते हुए घबराकर समझाया। सान्या ने अपनी आवाज ऊंची की। मैंने रचा है? स्पष्ट रूप से ये तुमने किया था। तुम्हारी चीज तुम्हारे अधोवस्त्र पर थी। मैंने इसे कैसे रचा? अगर तुम बहस करना चाहते हो तो कम से कम एक समझदार कारण तो ढूंढो। अरे, हद है। वीर भ्रमित था। ये सब गड़बड़ हो गया है। आखिर हो क्या रहा है? मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, आन्या ने भावों की एक समृद्ध श्रृंखला के साथ कहा। वीर पर एक नजर डाली, फिर ऊपर की ओर चली गई और आगे कहा, तुम दोनों बात करो, मैं तैयार होने जा रही हूँ।
वीर ने आन्या की जाती हुई पीठ को खालीपन से देखा, सोचते हुए, तुम इसे मुझ पर विश्वास करना कहती हो, ये तो मूल रूप से एक स्वीकारोक्ति है। वास्तव में आन्या कैसे नहीं समझ सकती थी कि यह सारी शरारत उसकी छोटी बहन ने की है। उसने बस इसका उल्लेख न करने का फैसला किया। हालांकि वीर की चिंतित अभिव्यक्ति देखना वास्तव में काफी प्यारा था, इसलिए उसने उसे बचाने का फैसला नहीं किया। ये सुबह दुर्लभ लगती है, बहुत ज्यादा तरोताजा, आनंददायक, सान्या ने खुशी से आह भरी। वीर को इस तरह गड़बड़ में देखकर उसका हृदय उपलब्धि की भावना से भर गया। ठीक है, अगली बार जब तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए होगा तो मुझे बेरहम होने का दोष मत देना, वीर ने धमकी दी। नहीं जीजाजी, कृपया, ये सिर्फ एक मजाक है, क्या तुम सच में इस तरह की बातें दिल पर लेते हो? सान्या तुरंत घबरा गई। अभी फिल्म की सामग्री वीर पर निर्भर थी, वह उसे विरोध में काम छोड़ने नहीं दे सकती थी, बिल्कुल नहीं। वीर ने एक ठंडा चेहरा बनाया, डांटते हुए, मुझे मीठे शब्दों से बहलाने की कोशिश मत करो, तुमने ये जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करने के लिए किया, मैं इसे याद रखूंगा। जीजाजी, क्या तुम्हें याद है कल जब तुम और मेरी बहन शिलान्यास समारोह में गए थे, मैंने कुछ कहा था, है ना? मैंने कहा था, तुम्हें इनाम के रूप में मुझे तुम्हें अपना पहला चुंबन देना ही होगा। ये देखते हुए कि मैंने अभी अभी तुम्हें नाराज किया है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अपराध बोध से भरा हुआ, इसलिए मैं तुम्हें ईमानदारी से कह रही हूँ, मेरा पहला चुंबन मेरी माफी है। सान्या वीर की ओर झपटी, उसे चूमने की नकल करते हुए। वीर जल्दी से बच गया, एक तरफ हट गया। जीजाजी, भागो मत, तुम वहीं रुको, सान्या ने पीछा करना शुरू कर दिया, हताशा में बड़बड़ाते हुए। सोचो, एक राष्ट्रीय देवी का पहला चुंबन इस तरह से टाला जा रहा है, कितना असभ्य है। वीर को न पकड़ पाने पर सान्या ने मुंह फुलाया और वीर को घूरा। चलो भी, भागो मत, मुझे तुम्हें एक चुंबन करने दो, सान्या ने ताना मारा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, वीर ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। सान्या बहुत गुस्से में थी, इस विचार से लगभग दीवार पर चढ़ने वाली थी, जबकि साथ ही बेहद निराश भी थी। अचानक उसे एक प्रेरणा मिली। एक योजना विफल हो गई तो उसने दूसरी बना ली। अगर ऐसा है तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा अधोवस्त्र धो दूं, माफी के तौर पर? मैं इसे खुद धो लूंगा, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वीर बाथरूम की ओर चला गया। बहुत बढ़िया, सान्या ने विवेकपूर्ण ढंग से अपनी मुट्ठी बांधी, अंत में तूफान थम गया। कितना अच्छा मूड है, पूरी जीत। लेकिन मेरे पहले चुंबन को खारिज करना कितना गुस्सा दिलाने वाला है, मैं इसे बस ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। इस बारे में सोचते हुए सान्या विशेष रूप से अनिच्छुक थी, कसम खाते हुए, एक दिन मैं उसे अपना पहला चुंबन दूंगी, फिर देखते हैं कि वो इससे कैसे निपटता है। महापौर नागर ने शालिनी के लिए आयोजित भोज के लिए निमंत्रण भेजे। इससे काफी हलचल मच गई, चारों ओर हंगामा खड़ा हो गया। आन्या सिंघानिया के दो प्रमुख चाहने वालों में से एक, रोहन मेहरा, पारिवारिक पृष्ठभूमि के मामले में निमंत्रण का सबसे योग्य प्राप्तकर्ता था, क्योंकि मेहरा परिवार व्यापार की दुनिया में एक पुराना दिग्गज था। निमंत्रण प्राप्त करने और यह जानने पर कि आन्या सिंघानिया भी भोज में शामिल होंगी, रोहन मेहरा बहुत खुश हुआ। मेरे लिए नए कपड़े, एक नया हेयर स्टाइल और एक नई कार लाओ, रोहन मेहरा ने आदेश देना शुरू कर दिया, अपने स्वयं के मेकओवर से शुरुआत करते हुए। इस बार वो आन्या सिंघानिया के सामने एक शानदार प्रवेश करना चाहता था। उसी समय वह काफी आत्मसंतुष्ट महसूस कर रहा था। इस तरह के माहौल में मुझे विश्वास है विक्रांत खन्ना को निमंत्रण नहीं मिल रहा होगा, अब मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। आन्या को पाने की मेरी कोशिश में कोई बाधा नहीं डालेगा। आन्या, मेरी आन्या, मैं आ रहा हूँ। रोहन मेहरा बेहद उत्साहित था, भोज के लिए जल्दी तैयारी कर रहा था। इस बीच विक्रांत खन्ना को आन्या सिंघानिया के भोज में शामिल होने की खबर मिली। एक सैन्य पृष्ठभूमि के साथ विक्रांत खन्ना को महापौर नागर द्वारा आयोजित भोज की ज्यादा परवाह नहीं थी। महत्वपूर्ण ये था कि आन्या सिंघानिया जा रही थी, इसलिए उसे भी जाना था। जाओ, मेरे लिए एक निमंत्रण लाओ, मैं यथासंभव सज्जन दिखना चाहता हूँ। बिल्कुल किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं दूसरों पर दबाव डालने के लिए अपने पद का उपयोग कर रहा हूँ, विक्रांत खन्ना ने अपने अधीनस्थों को निर्देश दिया। एक अच्छा प्रभाव छोड़ने और आन्या सिंघानिया को नाराज महसूस करने से रोकने के लिए एक विनम्र रुख अपनाना पहला कदम था। भूमिगत गैराज में आन्या सिंघानिया और उसकी बहन पूरी तरह से सजी धजी थीं, दीप्तिमान और आकर्षक, और शिखा मेनन भी कुछ कम नहीं थीं। वे चारों भोज स्थल की ओर जाने के लिए तैयार थे। वीर, मैं तुम्हें एक सम्राट की पसंदीदा रानी होने के विशेषाधिकार का आनंद लेने का अवसर दे रही हूँ। यहाँ बहुत सारी आलीशान कारें हैं, एक चुनो जैसे कि तुम एक रानी चुन रहे हो। सान्या ने एक उत्तम लकड़ी का बक्सा खोला जिसमें कार की चाबियों की एक श्रृंखला थी, प्रत्येक एक आलीशान कार से मेल खाती थी। वीर ने गैराज में अनगिनत चमकीले रंग की आलीशान कारों पर एक नज़र डाली जो किसी का भी सिर घुमा देती। क्या ये सिर्फ परिवहन के साधन नहीं है? क्या हमें इस पर इतना हंगामा करने की आवश्यकता है?
वीर ने संदेह की रेखाओं से भरे चेहरे के साथ बड़बड़ाया, और एक रानी की तरह कार चुनना, क्या ये बहुत ज्यादा दिखावा नहीं है? आन्या सिंघानिया और शिखा मेनन चुपचाप हंसी और कुछ नहीं बोली। ईमानदारी से, जब आन्या कार चुनती थी तो वह बस बेतरतीब ढंग से एक चाबी चुन लेती थी। जिस कार की चाबी उसे मिलती वह वही कार चलाती। गैराज दर्जनों आलीशान कारों से भरा था और एक अच्छी कार चुनना कठिन था क्योंकि वे सभी शीर्ष स्तर की थीं। वीर, यह एक ऐसा व्यवहार है जिसे तुम छोड़ नहीं सकते। सम्राट द्वारा अपनी रानी को पसंद करने के दृश्य की कल्पना करो, क्या यह आकर्षक नहीं है? शिखा ने बगल से छेड़ा। वह शुरू में वीर के अधोवस्त्र की घटना का उल्लेख करना चाहती थी, लेकिन इस पर सोचने के बाद उसने ऐसा न करने का फैसला किया। उसे यकीन नहीं था कि अध्यक्ष महोदया और सुपस्टा को इस बारे में पता था, लेकिन वीर को खुले तौर पर शर्मिंदा करना वो परिणाम नहीं था जो वह चाहती थी। हम तुम्हें सम्राट का व्यवहार का आनंद लेने दे रहे हैं और तुम अभी भी इसकी सराहना नहीं कर रहे हो। तुम में सच में आकर्षण की कमी है, सान्या ने दोष दिया। अतीत में जब मेरी बहन और मैं बाहर जाते थे तो मेरी बहन साम्राज्य होती थी और वह जिस भी आलीशान कार को चुनती थी उसे पसंद करती थी, और तुम अभी भी खुश नहीं हो। शेखा ने सान्या की बात को आगे बढ़ाते हुए जोर से कहा, वीर, जल्दी से चुनो कि तुम किसे पसंद करोगे। समय प्रतीक्षा नहीं करता। कल्पना करो, अध्यक्ष महोदया कभी साम्राज्य थी और अब तुम्हें सम्राट का व्यवहार मिल रहा है। कितना सम्मानजनक अवसर है। तुम जानते हो, साम्राज्य और सम्राट एक आदर्श जोड़ी हैं। बकबक बंद करो, मैं एक चुन लूंगी। आन्या थोड़ा शर्मा गई, अपनी सचिव की सार्थक छेड़छाड़ को सहन नहीं कर पा रही थी। बहन, वीर को यह अवसर लेने दो। आंख मूंदकर हस्तक्षेप मत करो। सान्या ने अपनी बहन को रोका, फिर वीर की ओर देखा। वीर ने कड़वाहट से कहा, क्या ये सिर्फ एक कार की चाबी चुनना नहीं है? क्या इसे इतना झंझट भरा बनाना जरूरी है? वीर ने एक कार की चाबी पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन सान्या ने उसके हाथ पर थप्पड़ मारा और सलाह दी, आंखें बंद करो। ठीक है। वीर ने पालन किया और एक चाबी चुनी। वीर, क्या तुमने और अध्यक्ष महोदया ने साजिश की थी? तुमने अध्यक्ष महोदया की पसंदीदा कार कैसे चुन ली? शिखा ने हंसते हुए कहा। ऐसा नहीं था कि उसने ये जानबूझकर कहा था। वीर ने वो कार चुनी जिसे अध्यक्ष महोदया सबसे ज्यादा संजोती थी, जिसे वो आमतौर पर चलाने में अनिच्छुक थी। इस कार की बात करें तो इसमें थोड़ी कहानी है। जब आन्या सिंघानिया पहली बार हत्यारे से मिली थी और वीर से मिली थी तो वह इसी कार में थी। वीर ने बाद में इसे विक्रम सिंह और अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न परेशानियों को हल करने के लिए चलाया, जिससे सिंघानिया ग्रुप को पुनर्जीवित किया गया। इस कार ने वीर और आन्या सिंघानिया की मुलाकात और कंपनी के मुद्दों को सुचारू रूप से हल होते देखा। इस विशेष भावना के कारण आन्या सिंघानिया ने इस कार को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, इसे फिर से चलाने में अनिच्छुक थी। सान्या सिंघानिया और शिखा मेनन को स्वाभाविक रूप से इस मामले के बारे में नहीं पता था। चलो, देर मत करो। आन्या ने अजीब तरह से वीर को देखा, फिर कार की ओर चली गई। उसे यकीन नहीं था कि वीर ने जानबूझकर कार चुनी थी, लेकिन चूंकि इसे चुना गया था, ठंडे बस्ते में पड़ी इस बेशकीमती कार को फिर से कृपा प्राप्त करने के लिए बाहर आना चाहिए। बस एक पल के लिए सम्राट का अभिनय किया। अगला, तुम चालक हो। सान्या ने वीर को कार में उसकी भूमिका की याद दिलाए। वीर ने कार चलाई और वे चारों एक साथ निकल गए। छोटे साहब मेहरा, अध्यक्ष महोदया आन्या निकल चुकी हैं और वह जो कार चला रही है वह एक। किसी ने रोहन मेहरा को आन्या सिंघानिया के ठिकाने के बारे में सूचित किया। उसी समय विक्रांत खन्ना को भी खबर मिली। आन्या सिंघानिया के दो प्रमुख चाहने वालों के रूप में वे उसके साथ बातचीत करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। इसलिए उन्होंने बहुत पहले ही किसी को आन्या सिंघानिया की हवेली के बाहर नजर रखने के लिए भेज दिया था। भोज तक अभी भी काफी ड्राइव है। अभिवादन और स्नेह व्यक्त करने के लिए बहुत समय है। 10 मिनट से अधिक समय के बाद रोहन मेहरा की कार ने पकड़ लिया। आन्या सिंघानिया की कार के साथ साथ चल रही थी। रोहन मेहरा ने अपनी खिड़की नीचे की, अपना सिर बाहर निकाला, एक लाउडस्पीकर पकड़े हुए। सौभाग्य से यह एक हाईवे था जिसमें कुछ ही कारें थीं, अन्यथा अगर उसका सिर किसी दूसरी कार से टकरा जाता तो ये दुखद होता। रोहन मेहरा आन्या सिंघानिया की कार के अंदर की स्थिति नहीं देख सकता था, लेकिन वह निश्चित हो सकता था जब तक कि आन्या सिंघानिया उसमें थी। आन्या, मैं यहाँ हूँ, चलो एक साथ भोज में चलते हैं। ठीक है, रोहन मेहरा ने लाउडस्पीकर के माध्यम से चिल्लाया। तुम मेरी भावनाओं को जानती हो। मैं इन दिनों तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। खा पी नहीं सकता, सो नहीं सकता। मुझे पता है कि तुम्हारे मुझे स्वीकार करने के बीच सिर्फ 1 मिलीमीटर का फासला है। मैं प्रयास करूंगा और प्रयास करूंगा कि तुम मुझे जल्द ही अपने प्रेमी के रूप में स्वीकार कर लो। बेशक शादी भी ठीक है। जब तक तुम तैयार हो, मैं कुछ भी करने में खुश हूँ। रोहन मेहरा ने उन मीठी बातों को उगल दिया जिन्हें उसने लंबे समय से एक स्क्रिप्ट पढ़ने की गति से अभ्यास किया था। आन्या सिंघानिया का चेहरा उदास था, विशेष रूप से असहज महसूस कर रही थी। पहले वह रोहन मेहरा के लगातार परेशान करने से नाराज थी,
और अब वीर के साथ वह रोहन मेहरा के व्यवहार से और भी ज्यादा नाराज थी। उसने चुपके से वीर पर एक नज़र डाली और उसकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव न देखकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसे चिंता थी कि वीर ज्यादा सोचेगा। परेशान करने वाली मक्खी, यह मक्खी फिर से अध्यक्ष महोदया को परेशान कर रही है। भोज में इस मक्खी के साथ अध्यक्ष महोदया अच्छे मूड को अलविदा कह सकती हैं। शिखा ने तिरस्कार व्यक्त किया। वह पहले से ही रोहन मेहरा के व्यवहार से कई बार तंग आ चुकी थी। सान्या सिंघानिया अपनी बहन के आसपास की स्थिति के बारे में कुछ जानती थी। केवल वीर को इस बात का कोई पता नहीं था कि आन्या सिंघानिया के दो चाहने वाले किस तरह के किरदार थे। शुरू में रिया शर्मा की जन्मदिन की दावत में उनसे मिलने का एक मौका था, लेकिन हत्या की घटना के बाद उन्हें अदिति चौहान ने भगा दिया। उस मुलाकात से चूक गए। इस बार एक और मुठभेड़ के लिए किस्मत में था। अपरिहार्य। क्या स्थिति है? वीर ने पूछा। एक मूव भी समझ सकता था कि वो व्यक्ति आन्या सिंघानिया के लिए आया था। वीर स्वाभाविक रूप से शांत नहीं रह सका, अंदर के विवरण जानना चाहता था। मैडम मलाई, तुम स्थिति से वाकिफ हो। मेरे जीजाजी को उनके प्रतिद्वंद्वियों के बारे में शिक्षित करो। सान्या के शब्द बहुत सीधे थे। समझ गई। शिखा ने सहमति व्यक्त की। अध्यक्ष महोदया पर एक नज़र डाली और उसकी ओर से कोई आपत्ति न देखने के बाद ही समझाना शुरू किया। सान्या के शब्दों के लिए शिखा केवल उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल सकती थी। अध्यक्ष महोदया का पीछा करने वाले सभी वीर के प्रतिद्वंद्वी थे। क्या वीर का अध्यक्ष महोदया के साथ संबंध बहुत ज्यादा कुछ नहीं था? शिखा की व्याख्या सुनने के बाद वीर को अंततः सब कुछ समझ में आ गया। वीर, क्या उस परेशान करने वाले आदमी से निपटने का कोई तरीका है? सान्या ने उग्रता से पूछा। हाँ, वीर ने बहुत तेजी से जवाब दिया।